हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। प्रीतम और अवंतिका को मिले हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अवंतिका को शॉपिंग करने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। प्रीतम ने ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए अवंतिका को सख्त मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उसकी मां के बहुत सारे गहने पड़े हैं। तय दिन शादी का माहौल तैयार हुआ, पर बीच में ही सब कुछ बर्बाद हुआ। जब शादी के हॉल के ठीक बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बाहर दौड़कर देखा तो जनरेटर में आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जिस कारण शादी को बीच में ही रोकना पड़ा। अगले ही दिन दोनों ने कोर्ट में रजिस्ट्री करी और शाम तक अपने हनीमून के लिए पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी का मौसम उनके हनीमून के लिए परफेक्ट था। प्रीतम ने पहले से ही होटल बुकिंग वगैरह सब कर रखी थी, इसलिए स्टेशन पर होटल की गाड़ी आई हुई थी। पूरे रास्ते गाड़ी के अंदर एक सन्नाटा था और अवंतिका बस बाहर के नजारे को देखे जा रही थी। प्रीतम ने अवंतिका से पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। जवाब में अवंतिका ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। प्रीतम ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब तक उनका होटल भी आ चुका था। होटल में घुसते के साथ ही रिसेप्शन पर खड़े उस लड़के ने कहा, अरे सर, इस बार बड़े दिनों के बाद आए हो? प्रीतम ने जवाब दिया, हाँ, नई नई शादी हुई है तो सोचा हनीमून क्यों ना पौंडीचेरी में ही मना लूं। इससे पहले कि अवंतिका कुछ पूछे, प्रीतम ने खुद ही बताया कि वो जब काम के सिलसिले में इधर आया था तो एक दो बार वो इसी होटल में ठहरा था। होटल पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी रात भी हो चुकी थी, इसलिए डिनर करके दोनों सोने की तैयारी करने लगे। अवंतिका को जल्दी ही नींद आ गई थी, पर प्रीतम को अपने 5th फ्लोर के उस कमरे में एक आवाज सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। उसने कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो बस समंदर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। खिड़की बंद करके जैसे ही वो पलटा, उसे और एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर कील ठोक रहा हो। उसने हड़बड़ी में दोबारा खिड़की खोली, पर एक बार फिर बस दूर दूर तक समंदर की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की बंद की और फिर सोने की कोशिश करने लगा। नींद बस आई ही होगी कि उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर पर मिट्टी डाले जा रहा हो। जब ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और उसका दम घुटने लगा, वो हड़बड़ा कर उठा। लाइट जलाकर देखा तो सच में उसकी चद्दर पर मिट्टी लगी पड़ी थी। उसने अवंतिका को नींद से जगाया तो चद्दर पे मिट्टी देखकर वो भी हैरान रह गई थी। प्रीतम ने तुरंत होटल के रिसेप्शन पर फोन मिलाया, पर वहां उसका फोन उठाने के लिए शायद कोई मौजूद नहीं था। उसने कहा कि मैं रिसेप्शन से होकर अभी आता हूं। प्रीतम जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो उसे ध्यान आया कि वो रूम में वापस एंटर करने का कार्ड लाना भूल गया है। पलटा तो बस आंखों के सामने बंद होते हुए दरवाजे को ही देख पाया। प्रीतम और अवंतिका अपने हनीमून के लिए पौंडीचेरी के होटल के रूम नंबर 513 में ठहरे हुए थे। रात को सोते वक्त प्रीतम को ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर पर मिट्टी डाल रहा हो। वो हड़बड़ करके उठा तो चद्दर पे मिट्टी लगी हुई थी, जो उसकी बीवी अवंतिका ने भी देखी। रिसेप्शन पर जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो प्रीतम अपने कमरे से बाहर निकला
रिसेप्शन पे उसने जब सारी बात बताई तो उसके साथ एक रूम सर्विस बॉय को भेजा गया, जिसने रूम नंबर 513 सुनते के साथ ही एक अजीब समूह बनाया। प्रीतम के पूछने पर उसने बताया, सर तकरीबन साल भर पहले एक लेडी ने उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से उसका भूत कभी कभार इधर दिखाई देता है, पर उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। इतना कहते कहते वो अपने कमरे के बाहर तक आ गए थे। हाउसकीपिंग ने कार्ड पंच किया और दोनों कमरे के अंदर गए, पर अवंतिका वहां दिखाई नहीं थी। तुमने बाथरूम के बाहर से ही 2-3 बार आवाज लगाई, अवंतिका, 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 पर बाथरूम के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आई। उसने अवंतिका के मोबाइल पे फोन किया तो पाया कि फोन वहां तकिए के नीचे ही दबा पड़ा था। शुरुआत हुई अब कमरे और चद्दर की साफ सफाई को छोड़कर अवंतिका को खोज निकालने की। होटल का चप्पा चप्पा छान मारा गया, पर अवंतिका का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पाया जब प्रीतम कमरे से बाहर निकला था तब अवंतिका भी उसके पीछे पीछे निकली, पर उसने प्रीतम की तरह दाईं ओर का रास्ता ना लेकर बाईं ओर से जाने वाले रास्ते को लिया। और कैमरा में यह भी कैद था कि अवंतिका इस होटल से बाहर निकली है। वीडियो फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो नींद में चल रही हो। उसे खोजते खोजते सुबह हो गई। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया था, जिन्होंने स्निफर डॉग की मदद से समंदर के पास एक औरत की बॉडी को खोज निकाला, जिसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। अवंतिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जाते जाते उसे होश भी आ गया था, पर कल रात को हुआ हादसा उसे जरा भी याद नहीं था। उसे मालूम भी नहीं था कि वो कब उस कमरे से बाहर निकली और कैसे समंदर के पास पहुंची और कैसे उसकी उंगली में ये चोट लगी थी। 2-3 घंटे में अवंतिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। होटल पहुंचकर जो पहला काम उन्होंने किया वो था कमरे को चेंज करने का। देर शाम प्रीतम ने अवंतिका से कहा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, बीच पर तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। दोनों बीच पर गए। वहां काफी देर उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी और शाम को लौटकर जब प्रीतम ने सारी फोटोग्राफ्स कैमरा से लैपटॉप में ट्रांसफर करी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिक्चर्स सारी हेजी थी। कुछ पिक्चर्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ वहां खड़ा था, और अजीब तरीके से कुछ तस्वीरों पर मिट्टी के छींटे पड़े हुए थे। प्रीतम और अवंतिका शादी के बाद हनीमून पे पौंडीचेरी गए, जहां रूम नंबर 513 में अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ हुई, जिस कारण उन्होंने कमरा चेंज कर लिया। देर रात नींद में ही चलते हुए शायद अवंतिका समंदर किनारे चली गई थी और सुबह जख्मी हालत में पाई गई। उन्होंने बीच पर जो तस्वीरें खींची थी वो कुछ धुंधली थी। कुछ को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ खड़ा हो, और कुछ तस्वीरों पर मिट्टी के छींटे थे। प्रीतम ने होटल के उस अटेंडेंट को खोजना शुरू किया जिसने उसे बताया था कि रूम नंबर 513 में एक औरत ने आत्महत्या की थी। उस अटेंडेंट को खोज निकालने के बाद प्रीतम ने जब उसे पूरी बात बताई तो उसने कहा, सर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर अगर आपको ठीक लगे तो आप उनकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाएं और कैंडल जला दें। प्रीतम को जैसे थोड़ा सुकून मिला। वो बोला, तो हमें ले चलोगे वहां?
अटेंडेंट ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा, ठीक है सर, मेरी ड्यूटी रात 11 बजे खत्म होगी। उसके बाद अगर आप चाहे तो मैं आपको ले चलूंगा वहां। अंदर जाकर प्रीतम ने जब अवंतिका को यह सारी बात बताई तो अवंतिका भड़क गई। उसने इतनी रात गए कब्रिस्तान में जाने से साफ मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद, मिन्नतें कर करके, अपनी कस्में देने के बाद प्रीतम ने अवंतिका को मनाया। वो अवंतिका को उस होटल में एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, और जब वो मान गई तो उसे लेकर लॉबी में ही बैठा रहा जब तक उस अटेंडेंट की शिफ्ट खत्म ना हो गई। जैसे ही रात के 11 बजे वो अटेंडेंट आया और कार में उन दोनों के साथ निकल पड़ा उस कब्रिस्तान की ओर। वहां पहुंच के तीनों उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से उसकी कब्र तक पहुंचे और वहां कैंडल जलाई और फूल चढ़ाए ही थे कि अवंतिका जोर से चीखी। प्रीतम पलटा तो देखा अवंतिका बेहोश जमीन पे पड़ी हुई है। प्रीतम ने उसे जगाने की कोशिश की पर वो नहीं जागी। उसे उठा के होटल में लाया। इतनी रात को डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल ही था। होटल पहुंचते ही लॉबी में उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो धीमे धीमे अवंतिका ने आंखें खोली। प्रीतम की जान में जान आई और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी वहां? अवंतिका डरी हुई रुआसी सी आवाज में बोली, वहां कब्र के पास मैंने एक औरत को देखा जो चमकती वेडिंग ज्वेलरी पहनकर खड़ी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। इतना कहते कहते ही वो रोने लगी और फिर से प्रीतम के पीछे देखते देखते चीखने लगी और फिर बोली, वो यही है, मैंने गहनों की आवाज सुनी है उसकी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? प्रीतम को एकदम से गुस्सा तो आया, लेकिन अवंतिका को संभालना जरूरी था। वो बड़ी प्यार से बोला, कोई नहीं है यहां अवंतिका, तुम थक गई हो, चलो सो जाओ। यू नो व्हाट, यू नीड रेस्ट। अवंतिका ने पलट के प्रीतम को कहा, नो, यू नीड रेस्ट। प्रीतम और अवंतिका शादी के बाद हनीमून पे पौंडीचेरी गए तो उनके साथ हुए हादसों ने उन्हें डर की एक ऐसी दुनिया दिखाई कि सब कुछ पल भर में उनके लिए बदल गया। अवंतिका को अपने कमरे में गहनों की आवाज आ रही थी और साथ ही दिखाई दे रही थी एक औरत प्रीतम के ठीक पीछे, जो और तलब रूप से प्रीतम को ना तो दिखाई दे रही थी और ना ही वो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। प्रीतम ने अवंतिका से कहा, यू नीड रेस्ट आई गेस। तो अवंतिका ने पलट के उससे कहा, नो, यू नीड रेस्ट। प्रीतम या अवंतिका कुछ कर सके ऐसे हालात तो थे ही नहीं। प्रीतम काफी देर तक जागता हुआ अवंतिका के पास ही बैठा रहा। जब भी उसकी पलक हल्की सी नींद से झपकती, अवंतिका चिल्लाती हुई उठती और किसी बच्चे की तरह एक ही सवाल पूछती, मेरी अंगूठी कहाँ है? प्रीतम को जब यकीन हो गया कि अवंतिका सो चुकी है तो वो बस पानी पीने ही उठा था कि उसी वक्त अवंतिका एक बार फिर से जागी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ अंगूठी का नहीं पूछा, बल्कि उसने कहा, बहुत खुश है ना तू, सारे गहने और अंगूठी लेकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। प्रीतम की नजर अवंतिका के हाथ पे पड़ी। अवंतिका की जिस उंगली में जख्म था वो उंगली कटी हुई थी। प्रीतम कांपती सी आवाज में अवंतिका को देख के बोला,
तुम्हारी उंगली? अवंतिका के चेहरे पर अब तक के छाए हुए डर की जगह अब एक डरावनी लेकिन शान से मुस्कान ने ले ली थी। वो बोली, तुम्ही ने तो काटी थी ये उंगली। प्रीतम की आंखों के सामने साल भर पहले की वो रात थी जब वो पौंडीचेरी में था और उसकी आंखों के सामने मैगी को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था। मैगी के पति जिंदा थे और उसे वेडिंग गाउन और उसके पति की मर्जी के मुताबिक पूरे साजो सामान के साथ दफनाया गया था। प्रीतम जिंदगी भर पैसे कमाने के ख्वाब देखता था लेकिन कभी कुछ कर न पाया और जब ऐसा मौका दिखा तो उससे रहा नहीं गया। रात को प्रीतम और उसके दोस्त उस कब्रिस्तान में घुसे और बारी बारी एक ने निगरानी की तो दूसरे ने खुदाई का काम जारी रखा। ताबूत को तोड़ के लाश के सारे गहने उन्होंने निकाले और आखिर में प्रीतम की नजर गई मैगी की उंगली पर चढ़ी उस हीरे की अंगूठी पे जो लाख कोशिशों के बाद भी फूली हुई उंगली से निकल ना पाई। प्रीतम ने उंगली काट के अंगूठी को निकाला और अपने हिस्से के उन्हीं गहनों के पैसों से बिजनेस खड़ा किया। अगले दिन सुबह प्रीतम की लाश उस होटल में मिली और अवंतिका का नाम आज भी पुलिस फाइल्स के गुमशुदा विभाग में दर्ज है। प्रीतम द्वारा किए गए साल भर पहले का गुनाह एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौट कर आया था जिसने उसकी मौत से अपने बदले को पूरा किया। कुछ चीजें बचपन से अपनी तरफ खींचती थी मुझे, उन्हीं में से एक था समंदर। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए। समंदर। अमन हमेशा सबको यही बताता था, उसके मुझसे नेवी में आने की वजह थी यही, समंदर। कहते हैं समंदर सब कुछ निगल लेता है पर वापस भी कर देता है। अमन अपने जहाज के कमरे का दरवाजा बंद करके पलटा ही था कि लहरों की आवाज के बीच अपने कमरे के दरवाजे पे उसने एक आवाज सुनी। अमन एक पल को रुका, आवाज को ध्यान से सुना। वो आवाज अपने आप धीरे धीरे धीमी होते हुए बंद हो गई। तो अमन ने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और जाकर बिस्तर पर लेट गया। अमन का यह पहला सफर था। बिस्तर पर लेटते ही नींद बड़ी गहरी आ रही थी उसे और उसी में उसने एक आवाज सुनी। अमन ने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन इतनी आसानी से सो पाना शायद अमन के नसीब में आज था नहीं, क्योंकि उसके आंखों को मूंदते के साथ ही एक बार फिर अमन की नींद खुल चुकी थी। वो आंखें मलते हुए उसने लाइट जलाई, कमरे में इधर उधर देखा। उसके अलावा उस कमरे में वहां और कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर उसने बाहर भी झांका तो वहां भी कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके सोचा कि शायद पहली बार इस तरह के सफर में निकला है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं। मुस्कुराते हुए वापस बेड पे लेटने गया तो देखा पैरों के ठीक पास कुछ पड़ा हुआ था। ध्यान से देखा तो एक मरीनर्स कॉइन था, एक सिक्का जो हर सफर या वॉयज के पहले शिप पे हर किसी को दिया जाता है और जिस पर सफर की शुरुआत और मंजिल लिखी होती है। ये यहां कैसे आया, ये सोचते हुए
अमन उस सिक्के को उठाने के लिए झुका तो सिक्का जैसे पता नहीं हो, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अमन झुक के घुटनों पे बैठ के उस सिक्के को उठाने की कोशिश करने लगा। सिक्का जैसे जमीन से चिपका हुआ था। जैसे ही वो सिक्का जमीन से उठा तो अमन का ये कमरा जोरों से हिलने लगा। एक एक चीज कमरे में गिरने लगी। ऐसा लगा कि कमरा बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा। और सिक्का जहां पड़ा था वहां हुए छेद से पानी तेजी से कमरे में भरने लगा। कमरे के फर्श में लगी लकड़ी पे पटरे चिथड़ों की तरह टूटने लगे। पूरे कमरे में पानी था। कमरा भी जहाज के साथ साथ डूब इस वक्त। और अमन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरवाजे को खोलने की चाहत में उसने नाखूनों से दरवाजे को नोचना शुरू किया। कमरे में भरते हुए पानी की आवाज के बीच सिर्फ हाफते और धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक जोर से हाँफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ अमन अपनी नींद से जागा था। शिप पे अपने रूम में जब अमन ने एक डरावना सपना देखा जिसमें उसके कमरे में एक मरीनर्स कॉइन को उठाते ही रूम में पानी भरने लगा और पूरा शिप डूबने लगा। अमन सांस लेने भर को छटपट करता रहा कि तभी अचानक आंख खुली तो देखा ये उसका एक बुरा सपना था और कमरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय शांत समंदर की लहरों के। हाफते हाफते जब थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा तो उसने कमरे की लाइट जलाई, 2 घूंट पानी पिया कि तभी दरवाजे के नीचे से एक मरीनर्स कॉइन लुढ़कता हुआ आया। वो सिक्का ठीक सपने में जैसे देखा था अमन ने वैसे ही उसके पैरों के पास आकर पड़ा हुआ था। अमन ने पहले तो डरते डरते कॉइन को उंगली से हिलाया। कॉइन अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। अमन मुस्कुराया और सपने से डर जाने पे खुद पे ही हंसते हुए कॉइन को उठा लिया। इस कमरे में बैठे हुए जो अजीब लग रहा था, उसने सोचा कि समंदर की ताजी हवा खाई जाए। सीधा ऊपर डेक पर जाके ताजी ठंडी हवा में खड़े होके कुछ देर तक सिर्फ लहरों और हवा की तेज आवाज में खोया ही था कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। पलट के देखा तो कैप्टन थे। सल्यूट किया तो कैप्टन ने पूछा, क्या हुआ अमन, एनी प्रॉब्लम? अमन ने कहा, सर रूम में अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा ताजी हवा में रहूंगा तो थोड़ा बेटर फील होगा। कैप्टन अमन की बात सुन के थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, उस कमरे की यही प्रॉब्लम है, मैं भी शुरू में 2 महीने उसी कमरे में था। अमन ने तुरंत पूछा, क्या प्रॉब्लम सर? कैप्टन ने गहरी सांस भरी और उसके बाद बोलना शुरू किया। दरअसल उस कमरे की 2 कहानियां हैं जो हर कोई बताता फिरता है, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ ये शायद ही कोई जानता है। आदित्य, यही नाम था उसका, बहुत ही तेज स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के ऑब्सेशन में वो कुछ भी कर जाता था। एक थ्योरी पे रिसर्च कर रहा था, द एक्ट ऑफ डिनायल, मतलब जो है पर इंसान उसे मानने को तैयार नहीं। एक दिन घर पहुंचा तो देखा मां अभी भी बीमार है। 3 दिन हो गए थे।
बीमारी में उसकी मां बिस्तर से भी नहीं उठ पाई थी। आज भी आदित्य ने आवाज दी, मां, मां, मां। तो मां की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अंदर झांक के देखा तो मां सो रही थी। बीमारी में बदन का रंग पीला पड़ गया था, बाल सूख से गए थे और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसकी मां ने खाना नहीं खाया। गुस्से में आदित्य ने भी उस रात खाना नहीं खाया। अगले दिन आसपास के एक दो पड़ोसी आए और डोरबेल बार बार बजाने लगे। आदित्य ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से कुछ सड़ने की बदबू आ रही है आदित्य के घर से। अंदर जाकर देखा तो आदित्य की मां करीबन 3-4 दिन पहले ही मर चुकी थी, पर वो मानने से इनकार कर रहा था कि उसकी मां मर चुकी है। अमन ने जब अपने आप को शिप पर अपने कमरे में सपने में डूबता हुआ देखा तो उसकी नींद उड़ चुकी थी और दोबारा उसे नींद नहीं आई। तो वो उठकर डेक पे खुली हवा में चला गया। कैप्टन वहां पहुंचे तो उन्होंने आदित्य के बारे में बताया, जो अमन के उसी कमरे में रहा करता था। कैप्टन ने आदित्य की एक कहानी वो बताई जो आदित्य के साथ उसके घर पे हुई थी, और उन्होंने अब आगे बताना शुरू किया कि दूसरी कहानी ये भी है कि एक दिन इसी शिप पर कैप्टन जब सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उस वक्त आदित्य को जैसे दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और तड़पने लगा। और फिर अचानक एकदम शांत होके खड़ा हो गया और चारों ओर मुस्कुराता हुआ देखने लगा। कैप्टन ने पूछा, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? आदित्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और उसने कहा, possessed, कैप्टन, he is possessed। कैप्टन ने हंसते हुए कहा, बच्चे बहाना तो नया है, पर काम से बचने के लिए मैंने यहां बहुत नाटक देखे हैं, चुपचाप काम पे लग जाओ। इस बार आदित्य ने गुस्से में कहा, तुझे यकीन नहीं ना कि ये पोसेस्ड है? ये बोलकर आदित्य ने खुद ही अपना सर जहाज की दीवार पे जोर जोर से मारा और फिर दौड़ते हुए समंदर में कूद गया। इसी तरह उसकी जान बचाकर उसे वापस शिप पे लाया गया और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसी कमरे में बंद करके रखा गया। कुछ देर तक तो कमरे के अंदर में वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके बाद दरवाजे पे खटखटाने लगा और वो सुन के ऐसा लगा जैसे पहले किसी ने एक हाथ से खटखटाया, फिर 2 हाथ, और फिर ऐसा लगा जैसे वहां सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी की पूरी भीड़ बंद हो। ऐसे ही शोर के बीच में दरवाजा खोला गया तो देखा आदित्य तो दरवाजे से बहुत दूर बैठा एक डायरी में कुछ लिख रहा था। कैप्टन ने पूछा, हाथ कैसे खुल गए तुम्हारे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, he is possessed। इसके हाथ बंधे हुए थे और मेरे नहीं। कैप्टन अब थोड़ा परेशानी में थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और इसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसके चेहरे से अब हंसी जा चुकी थी और लाल आंखों में सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था। आदित्य ने कहा, इसकी वजह से मैं मरा, अब इसके मरने की बारी है।
इतना कहकर आदित्य बेहोश हो गया। पानी के छींटे मार के उसे होश में लाया गया तो आदित्य ने खुद बताया कि मिस्टर डिसूजा उसके पड़ोस में रहते थे। 45 साल की उम्र में ही वो करीबन 60-65 के दिखने लगे थे। उनकी आंखें धंस चुकी थी और बीमारी ने उनके हुलिये को इस कदर बिगाड़ दिया था कि अंधेरे में कोई देख ले तो डर जाए। एक रात जब आदित्य सो रहा था तो उसने अपने कमरे में अंधेरे में किसी को देखा और बुरी तरह से डर गया। उठकर देखा तो मिस्टर डिसूजा थे, जिन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से आदित्य को देखते हुए कहा, अगली बार दरवाजा खुला रख के मत सोना। अमन को शिप में अपने रूम में भयानक सपना आया तो उठ के वो अपने जहाज के डेक पे गया, जहां शिप के कैप्टन ने बताया कि उस कमरे में कुछ साल पहले आदित्य नाम का एक लड़का रहता था, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वहां रहने में सबको दिक्कत आती है। एक कहानी जो आदित्य से जुड़ी थी वो बताने के बाद एक दूसरी कहानी भी थी जो कैप्टन ने बतानी शुरू की। कैसे मिस्टर डिसूजा जो उसके पड़ोसी थे, उनकी दिमागी हालत खराब थी और कभी भी किसी के घर में घुस जाते। और एक दिन जब आदित्य के साथ ऐसा हुआ तो उसने पड़ोसियों को बताया और फिर सबने मिलके उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दिया। क्योंकि मिस्टर डिसूजा अकेले रहते थे इसलिए उनके बचाव में कोई आगे नहीं आया। कैप्टन ने आगे बताया कि कुछ महीनों के बाद उस मेंटल असाइलम में मिस्टर डिसूजा की मौत हो गई थी। आदित्य की पोस्टिंग जब इस शिप पे हुई तो उसे वही कमरा मिला था जिसमें तुम रह रहे हो, और उसने सबको कहा था कि रह रह के उसे मिस्टर डिसूजा दिखाई देते हैं। वो कभी उसे डेक पर दिखते तो कभी कॉरिडोर में तो कभी बेसमेंट में, और आखिरी बार उसने उन्हें अपने कमरे में देखा था। और उसी दिन शाम को आदित्य की लाश उस कमरे में मिली थी। आदित्य का पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था और उसने अपनी कलाई काट रखी थी। कहते हैं कि मिस्टर डिसूजा की आत्मा ने ही उसे मारा था अपनी मौत का बदला लेने के लिए। सारी बातें अमन ने बड़े ध्यान से सुनी और आखिर में मुस्कुराकर कैप्टन से कहा, सर आपने सब कुछ बताया लेकिन कुछ बातें आप बताना भूल गए। दरअसल उसकी मां की डेथ के बाद से ही वो बहुत कुछ देख सुन पाता था। मिस्टर डिसूजा की मौत के बाद शिप पे आने से पहले भी वो उन्हें देख पाता था। उसे लगा था कि शायद शिप पे वो उसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो यहां भी उसे दिखते थे। पर एक बात आप मिस कर गए। कैप्टन शायद इससे ज्यादा आज तक कभी नहीं चौंके थे आदित्य के मामले में। उन्होंने दबी हुई आवाज में अमन से पूछा, क्या मिस कर गया मैं? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप ये नहीं जानते कि आदित्य ने अपनी जान मिस्टर डिसूजा की वजह से नहीं, यहां की रैगिंग से तंग आके दी थी। मिस्टर डिसूजा की आत्मा ने कभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो यहां के क्रू मेंबर थे जो आदित्य को डरपोक कहते और पता नहीं कितने तरीके से बेइज्जत करते थे, जिसे तंग आकर उसने अपनी कलाई काट के अपनी जान दी थी। कैप्टन बहुत शेरदिल इंसान थे, लेकिन इस वक्त एक अनजाने से डर से भरी हुई आवाज में बोले, तुम्हें कैसे पता इतना सब कुछ? जवाब में अमन ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे आदित्य ने खुद सब कुछ उसी कमरे में बताया सर। कैप्टन तुरंत वहां से उठे
और अमन के कमरे की ओर भागे। वहां पहुंच के दूर से ही देखा तो दरवाजा खुला पड़ा था। दरवाजे के पास पहुंच के अंदर झांका तो वो नजारा आदित्य की कहानी को दोबारा आंखों में दिखा गया। कमरे के अंदर अमन बिस्तर पे पड़ा था। बड़ी बड़ी पथराई आंखें छत की ओर देख रही थी। उसके बदन में जान नहीं थी। कमरे में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और उसके हाथ की कलाई कटी हुई थी। उस दिन की घटना के बाद जहाज के उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं 18 साल का था जब मेरी कॉलोनी में आखिरी वाले बंगलों में एक अंकल रहने आए। 3 साल बाद पता चला उनका नाम ओम माथुर। बड़े अजीब से थे, शायद ही कभी घर से बाहर निकले होंगे। पूरे घर से मैंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी और सबसे अजीब बात कि रात भर उनके घर की बत्तियां जलती रहती। कभी कभी उनके घर के बाहर 2-2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा मुझे खेलता दिखाई देता। मैं उसे बुलाता तो उसने कभी जवाब नहीं दिया। बड़े ही अजीब लोग हैं। पर उससे भी अजीब यह है कि आज मैं 21 साल का हो गया हूं, पर वो बच्चा अभी भी वैसे का वैसा ही दिखता है। एक दिन मैंने उस बच्चे को बाहर खेलते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसको आवाज दी तो उसने मुझे देखा और सीधा अंदर भाग गया। मैं उसके पीछे पीछे बंगलों के अंदर पहली बार गया कि आज तो देखूं जरा कि माजरा है क्या आखिर। अंदर घुसा तो देखा वो बच्चा कहीं नहीं था, लेकिन हां, उसकी एक बड़ी सी तस्वीर जरूर लगी थी दीवार पे। सामने देखा तो एक कुर्सी पर माथुर अंकल बैठे थे। आज पहली बार अपने सामने इतने करीब से मैंने उन्हें देखा था। उम्र भले ही शायद उनकी उतनी ना रही हो, लेकिन दिखने में वो करीबन 65 के हो चुके थे। मुझे देखते ही चौंक गए और बोले, तुम अंदर कैसे आए? क्या चाहिए तुम्हें और कौन हो तुम? मैंने जवाब में कहा कि वो एक बच्चा, मैंने उसे बुलाया तो वो अंदर भागकर आया। पिछले 3 सालों से मैं उसे देख रहा हूं और 3 सालों में वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे 3 साल पहले दिखता था। माथुर अंकल के चेहरे पर जैसे रौनक सी आ गई। वो एक्साइटेड होके बोले, तुम्हें भी दिखाई दिया वो? मेरे अलावा तुम पहले हो जिसे आशु दिखा है। मेरे मुंह से वही सवाल निकला जो ये सुनकर किसी के भी मुंह से निकल सकता है। क्या मतलब? उन्होंने आगे बताया, 10 साल पहले की बात है जब आशु यानी कि मेरा बेटा 2.5-3 साल का था। तब एक रात में मेरी बीवी और मेरा बच्चा आशु हम सब सो रहे थे जब मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा तो उस पर एक SMS था, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विथ ₹167। मैं उसे देखकर चौंक गया क्योंकि मैं तो पोस्टपेड यूजर था। मुझे लगा कि शायद ये गलती से हुआ होगा और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अगले दिन सुबह उठा तो देखा मेरे आशु को बहुत तेज बुखार था। मेरा बेटा आशु बोल तो क्या, रो तक नहीं पा रहा था। मैंने बिना देर किए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक समझा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आशु ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। रीजन, मल्टी ऑर्गन फेलियर। वो तारीख मुझे आज भी याद है, 16 जुलाई। माथुर अंकल बड़े अजीब से थे और उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा अजीब। मैं 18 से 21 का हो गया, लेकिन वो अभी भी वैसा ही था मैंने जैसा उसको पहली बार देखा था। एक दिन उसके पीछे पीछे जब उनके घर में घुसा तो पता चला कि जो मुझे दिखाई देता है वो तो 10 साल पहले ही मर चुका है। माथुर अंकल के अलावा शायद मैं ही एकमात्र ऐसा इंसान जिसे वो दिखाई दिया।
पर क्यों, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं। माथुर अंकल ने अपनी कहानी मुझे आगे सुनाई। 2.5 साल के मेरे बेटे आशु की मौत का ऐसा सदमा लगा मेरी बीवी को कि उसका खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया। रात रात भर जागती रहती, रोती रहती। ऐसी हालत थी कि मुझे अब उसकी फिक्र हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब एक दिन हाथ पैर जोड़ के उसे सुलाया, तब जाके कहीं मैं भी सो पाया। मेरी आंख लगी ही थी कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, इमरजेंसी है, प्लीज। मैंने उठ के देखा तो वो आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी, पर जो सामने दिख रहा था वो देखकर मेरा गला डर से सूख रहा था। मेरी बीवी तकिए को गोद में लेकर उसे लोरी सुना रही थी, जैसे वो आशु को सुलाया करती थी। मैंने अपने आप को संभाला, उस पे ना चाहते हुए भी चिल्लाया, मिनी क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं कि आशु मर चुका है? क्यों ऐसे पागलों की तरह अपना वक्त उसके पीछे बर्बाद कर रही हो? आशु मर चुका है, आशु मर चुका है मिनी। उस पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो पलटकर बोली, चिल्लाओ मत, आशु जाग जाएगा। मैंने उस वक्त मिनी के भले के लिए वही किया जो मैंने जरूरी समझा। मैंने उसे सो का एक थप्पड़ मारा। तकिया उसके हाथ से छूट के दूर गिर गया था और मिनी चिल्ला के उसे उठा के गले से लगा के रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मैंने किसी तरह खुद पे काबू रखा और बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाती हुई मिनी को सुलाने के लिए बिस्तर तक लाया कि सो जाएगी तो शायद दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे सुलाकर मैं सोया ही था कि किसी के रोने की आवाज से मेरी नींद फिर से टूटी। मैं उठा तो अंधेरे में आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो धीरे धीरे आंखों ने अंधेरे में साफ देखना शुरू किया और अपने कमरे के एक कोने में दिखा जमीन पर कोई बैठा हुआ उस अंधेरे में, जो आशु के पालने को धीरे धीरे हिलाते हुए रो रहा था। मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन मिनी के लिए डर भी था। मैं जोर से चिल्लाया, मिनी! मेरी आवाज सुनकर मेरे बगल में लेटी मिनी उठी और उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी नजर दोबारा कमरे के उस कोने में गई तो वहां कोई नहीं बैठा हुआ था और पालना, जो इतनी देर से मेरी आंखों के सामने हिल रहा था, वो हिलते हिलते अचानक रुका। पड़ोस में रहने वाले माथुर अंकल के जिस बेटे को मैं कई बार देख चुका था, मुझे बाद में पता चला कि वो बेटा तो 10 साल पहले ही मर गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि माथुर अंकल का वो बेटा सिर्फ माथुर अंकल और मुझे ही दिखाई देता था। जब माथुर अंकल को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई। उन्होंने आगे बताना शुरू किया कि कैसे उनके बेटे की मौत के बाद धीरे धीरे उनकी बीवी पागल होती जा रही थी। माथुर अंकल ने आगे कहा, उस रात मेरी बीवी के पागलपन के बाद जब मैं दोबारा सोया तो थोड़ी देर में ही मेरी नींद टूटी। आंख खुलने पर पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा पूरे कमरे में चारों तरफ दीवारों पर लिखा था, इट्स एन इमरजेंसी। उसके बाद उठकर हॉल में गया तो पूरे हॉल में भी वही चीज लिखी हुई थी,
और जब मैंने ध्यान से सुना तो पाया कि आवाज अब बाथरूम के अंदर से आ रही थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा मेरी बीवी चेयर पे खड़ी होकर बाथरूम में जहां थोड़ी बहुत जगह बची थी वहां उस चीज को लिखे जा रही थी। उसके पागलपन की तरह मेरा गुस्सा भी अपनी हदें पार कर चुका था। मैं एक बार दोबारा उस पर चिल्लाया, मिनी क्या कर रही हो तुम? पागल कर दिया है कुछ घंटों में तुमने मुझे। क्या हो क्या गया है तुम्हें? बंद करो ये वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा। पागल। जैसे ही मेरे चीखने की आवाज बंद हुई तभी मेरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। उस रोने की आवाज को सुनते ही मिनी चेयर से उतर के मुझे धक्के कर बाहर सीधे कमरे की ओर भागी और वहां पहुंचकर पालने को झुलाने लगी। मैंने अपनी कानों से बच्चे के रोने की आवाज को सुना था, इसलिए शायद मैं जानता था कि क्या हो रहा है। मैं धीमे से मिनी के पास जाके जमीन पे बैठा तो वो बोली, आप इस तरह चिल्लाए ना होते तो आशु जागता नहीं। मैंने पूछा, आशु दिख रहा है तुम? क्या कर रहा है वो? मिनी ने बताया कि आशु इस वक्त सो रहा है। मैंने मौका से ही देखा तो कहा कि तुम भी सो जाओ, मैं पालना चला देता हूं। मिनी को दवा देके जैसे ही मैंने उसे सुलाया कि थोड़ी ही देर में मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर एक मैसेज आया था, Your account has been recharged with 237 rupees। मेरी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं थी जो मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता हूं, इसलिए इन सब चीजों को पीछे भुलाकर मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मिनी की फिक्र और आशु के गम में आंख कब लगी पता ही नहीं चला और अचानक जोर के झटके और दर्द से मेरी नींद टूटी तो देखा मैं बिस्तर से जमीन पर गिर गया था। मैंने होश संभाल के देखा तो मिनी भी वहां जमीन पे पड़ी थी। मैं उसे उठाने गया तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। उसका पूरा बदन बर्फ की तरह ठंडा था। 23 जुलाई की तारीख थी जब मैंने मेरी बीवी को खोया। 7 दिनों के अंदर मेरी बीवी और बच्चे दोनों मुझसे अलग हो गए। मुझे माथुर अंकल का बेटा दिखाई देता था जिसका पीछा करते हुए जब मैं माथुर अंकल के घर के अंदर गया तो पता चला कि उनका बेटा उन्हें भी दिखाई देता है, पर उसकी मौत तकरीबन 10 साल पहले ही हो चुकी थी। उनके बेटे आशु की मौत के 7 दिन के बाद ही उनकी बीवी मिनी की भी मौत हुई। ऐसे वक्त में एक इंसान की क्या हालत हो सकती है ये सिर्फ जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। माथुर अंकल ने अपनी कहानी आगे बताना शुरू करी। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस बेटे और बीवी के लिए मैं सब कुछ कर रहा था वो दोनों ही नहीं रहे, तो मैंने भी नौकरी छोड़ दी और यहां सुकून में आके रहने लगा। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कभी प्राइवेट प्रैक्टिस की भी नहीं सोची मैंने। ये सुनते के साथ ही मैंने पूछा, नौकरी और कैसी प्रैक्टिस? मैंने कभी आपको कोई काम करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने अपने घर के दीवार पे लगी डिग्री की तरफ देखते हुए कहा, मैं पेशे से डॉक्टर था और कह सकते हैं कि इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया। मेरे थोड़ा पूछने पर उन्होंने आगे बताया, मैं ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता था। घर पे मिनी या आशु को कम टाइम दे पाता था, जिसकी शिकायत मिनी को हमेशा लगी रहती थी और मुझे हमेशा उनकी खोज खबर मिलती रहे, इसलिए मोहल्ले की एक मोबाइल शॉप वाले से मेरी अच्छी जान पहचान थी, जिसको मेरे बस फोन कर देने भर से वो मिनी का फोन रिचार्ज करवा देता था।
मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, हम आशु का सेकंड बर्थडे घर पे मना रहे थे कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा तो उसी मोबाइल शॉप वाले का था। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, ये सुनते के साथ ही मैंने कहा कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ सीधे, वहां सब लोग देख लेंगे आराम से। और इतना कह के मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका मेरे पास दोबारा फोन आया। डॉक्टर साहब, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, आ जाइए ना, पाएंगे मेरी फैमिली को यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। प्लीज सर, इमरजेंसी सर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सर। वैसे ही मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता था और आज आशु का बर्थडे था। मैं मिनी और मेरे बच्चे को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने फोन पर ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। और हेलो हेलो करते करते मैंने फोन डिस्कनेक्ट करके अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया। दैट वॉज मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन माई पार्ट। अगली सुबह उस आदमी की बीवी और बच्चे की मौत की खबर आई और उस घटना के करीबन 6-7 महीने के बाद उस आदमी की भी मौत हुई। जिस दिन उसकी मौत हुई वो 15 जुलाई की रात थी, जब मेरे फोन पे एक मैसेज आया था, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विद 167 रुपीज, यानी कि 167, मतलब 16/7। अगली सुबह 16 जुलाई मेरे बेटे की मौत हुई और उसके 7 दिन के बाद एक मैसेज और आया, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज्ड विद 237 रुपीज, यानी 23 जुलाई। और उस दिन मेरी बीवी की मौत हुई और उसके बाद से मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। वो आखिरी दिन था जब मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया होगा। माथुर अंकल की यह आखिरी लाइन पूरी भी नहीं हुई थी कि एक आवाज और आई जो मैंने साफ साफ सुनी। क्यों डॉक्टर, इसको सच सच बता कि तू इस दुनिया में नहीं, मैं तेरे साथ रहता हूं, तुझे ऐसे तड़पा तेरे मरते दम तक तेरे साथ। सब कुछ साफ था मेरे सामने। मैं चुपचाप वहां से उठा और भागते हुए उस बंगलो से बाहर निकल गया। लौटकर कभी दोबारा वहां नहीं गया, क्योंकि माथुर अंकल की उस दिन रात को मौत हो गई थी। इस बात को काफी वक्त चला गया है, लेकिन आज भी कभी मेरे फोन पे रिचार्ज का मैसेज आता है तो मेरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है।